हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12 इंग्लिश की जो सेकंड बुक है वेस्टाज, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फाइने। थर्ड लेवल, तीसरा तल, दी थर्ड लेवल। अब ये दी थर्ड लेवल, ये तीसरा तल है कहां का? ये तीसरा तल जैसे कि जैक फाइने द राइटर हु ऑलवेज लॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन और फैंटेसी, यानी कि वो कल्पनाओं में खो जाता था। बिकॉज ही हैज नो करेज टू फेस द हार्श एंड बिटर रियलिटीज ऑफ द लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's now about the author Jack Finney. Jack Finney is the author of class 12th English Vista chapter 1 the third level. Jack Finney कौन है? अपने क्लास 12 की जो विस्टा बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो थर्ड लेवल है उसके राइटर हैं। He is an American writer. वो एक अमेरिकी लेखक हैं who has mostly worked on science fiction and thrillers. उनके मुख्य जो कार्य उन्होंने किए हैं लिखने का, राइटिंग का, साइंस फिक्शन। अब साइंस फिक्शन होता क्या है? यानी काल्पनिक विज्ञान, इमेजिनरी साइंस, एंड थ्रिलर्स और रोमांचकारी कहानियां। प्रीवियसली ही हैज आल्सो वर्कड एज ए कॉपीराइटर। उससे पहले उन्होंने कॉपीराइटर का भी कार्य किया है। अब कॉपीराइटर यानी एडवर्टाइजमेंट राइटर, यानी विज्ञापन लेखक, विज्ञापन लिखने वाला। तो ये तो था अपने ऑथर का परिचय। अब आते हैं कि ये स्टोरी है किसके बारे में। अबाउट द स्टोरी इज अबाउट चार्ली एंड हिज एक्सपीरियंस विद द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली नाम का एक जो व्यक्ति है उसका और ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन जो था उसके ऊपर जो घटना है उसके साथ में घटी थी, या वहां का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताया गया है। ही क्लेम्स दैट ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल। इस स्टोरी के माध्यम से चार्ली ये क्लेम्स करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर 3 लेवल है, जबकि वहां केवल 2 लेवल्स थे। कितने लेवल थे? 2 लेवल। बट ये राइटर जो है यानी कि चार्ली वहां ये क्लेम करता है कि उसके ऊपर 3 तल है, क्योंकि वह कल्पना में खोया रहता था, या फिर he wanted to escape from the harsh and bitter realities of the life। क्योंकि the modern world is full of war, security, मतलब insecurity, worry, tense. Everyone wants to escape from the life's a better experience. While everyone including his wife, जबकि हर कोई, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसके मित्र भी शामिल थे, एंड his best friend psychiatrist, यानी मनोचिकित्सक उसका जो मित्र था, says that the station does not have any third level। वो सब कहते हैं कि इस स्टेशन पर कोई तीसरा तल नहीं है, यह उसका एक वेकिंग ड्रीम है, ओनली फॉर विश फुलफिलमेंट। हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सेड शो टू हिम। अब सबसे पहले इसके जो मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि चार्ली, तो चार्ली के कैरेक्टर स्केच के बारे में रीड करते हैं। चार्ली वॉज ए पीसफुल पर्सन हु लव्ड विजिटिंग प्लेसेज, यानी चार्ली एक शांति प्रिय व्यक्ति था। हु लव्ड विजिटिंग प्लेसेज, लेकिन उन्हें अलग अलग स्थानों की यात्रा करने से बहुत लगाव था। दैट ब्रॉट पीस एंड काल्मनेस टू हिज सोल एंड बॉडी, और इसकी वजह से उसने अपने शरीर को और अपने दिमाग को शांति प्रदान, मतलब शांति को खरीदा। खामोशी खरीदी, मतलब चैन और सुख खरीदे अपने जीवन में।
जस्ट लाइक हिज होम टाउन। उसे हर जगह अपने होम टाउन की तरह लगती थी। ऐसा नहीं कि मैं बाहर किसी क्षेत्र पे चला गया हूं, वो बाहरी क्षेत्र है, उसे ऐसा लगता कि मैं अपने होम टाउन में ही हूं। He is a person who still loves the lifestyle people lived decades back। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो कि उन लोगों के जीवन से प्रेम करते हैं जो कि कई दशकों पहले जिस रहन सहन में लोग रहते थे, जिस प्रकार की उनकी वेशभूषा थी, उनका डेमिनियर था, ठीक उसी तरह उसको अभी भी वह उस लाइफ स्टाइल से प्रेम करता है। ही इज ए ड्रीमर, वह एक स्वप्न लेने वाला व्यक्ति है, यानी कि कल्पना लोक में खोया हुआ। सिंस ही इमेजिस द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तभी से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में स्वप्न देखता है। ही इज ए गुड हस्बैंड, और वो एक अच्छा पति भी है। एज ही टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ, जैसे कि वह अपनी पत्नी का बहुत ही ख्याल रखने वाला बंदा है। लव हर वेरी मच, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। एंड फाइंड्स पीस इन हर, और उसे अपनी पत्नी के साथ शांति मिलती है। द फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल, पहली बार उसने जब तीसरे तल की खोज की थी, ही मेंशन्ड दैट, तो उस दरमियान उसने ये बताया था कि he wanted to go back home to his wife लुइसा, कि वह वापस अपने घर पत्नी के पास जाना चाहता था, और उसकी वाइफ का नेम था लुइसा। चार्ली इज ए ब्रेव पर्सन, चार्ली एक बहादुर व्यक्ति है। who likes to explore his imagination, यानी कि वह अपनी कल्पनाओं की खोज करना उसे पसंद है। instead of fearing them, उनसे बिना भयभीत होने की बजाय he also had a hobby of collecting stamps, और उसकी एक हॉबी भी है। हर इंसान को अपने जीवन में कई शौक होते हैं, जैसे कि उसका शौक था, हॉबी था स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी जो नया टिकट जारी होता था, इश्यू होता था स्टैम्प, तो उसी दिन से जो है वो स्टैम्प्स खरीद लिए जाते थे। जो ही न्यू स्टैम्प इश्यू होता और पोस्ट मास्टर जो मतलब पोस्ट स्टैम्प जो है प्रूव्स द डेट, then stamps were bought by the stamp collectors। तो ये था कैरेक्टर स्केच ऑफ द चार्ली। उसके बाद में कैरेक्टर पढ़ते हैं लुइसा का। लुइसा इज ए स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, काम एंड प्रैक्टिकल पर्सन। लुइसा एक बहुत ही मजबूत, बहादुर, शांतिप्रिय और व्यवहारिक व्यक्तित्व वाली औरत थी। हु अंडरस्टैंड द सिचुएशन हिज हस्बैंड, वह अपने पति की स्थिति को समझ जाती है। हैज पुश्ड हिमसेल्फ इनटू, कि उसने अपने आप को उस परिस्थिति में डाल लिया, यानी कि इंसान खुद अपनी गलती की वजह से मुसीबत में फंसता है। ठीक उसी तरह लुइसा के हस्बैंड चार्ली ने अपने आप को फंसा लिया था। शी मेक्स ग्रेट एफर्ट्स, हालांकि वह उसको अपने पति की उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक प्रयास करती हैं। टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ कंफर्ट टू हिम, यानी कि उससे कुछ तरीके से राहत या सांत्वना प्रदान करने के लिए। लुइसा इज ए ग्रेट लिसनर, और वो एक महान श्रोता भी है, यानी कि हर चीज वो बड़ी धैर्यपूर्वक सुनती है। एज सी लिसन्स टू हर एनेक्सियस हस्बैंड, जैसे कि वह अपने चिंतित पति की हर बात को सुनती है। एंड हिज मिजरीज, और उसके दुखों के बारे में। एंड कंसोल्स हिम, और वह अपने पति को सांत्वना भी देती है, डायनेस भी बनाती है टू स्टिकार, कि आप शांति बनाए रखें, शांत रहें, सब कुछ ठीक होगा। एंड कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट, और वह अपने पति को यह सलाह भी देती है कि अपन साइकेट्रिस्ट जो है, मनोचिकित्सक जो होता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है, उससे भी वो कंसल्ट करती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सी आल्सो सपोर्ट्स हिम, वो लुइसा अपने पति का सपोर्ट भी करती है इन रिकवरिंग फ्रॉम हिज टाइम ट्रेवल थिंगी, यानी समय के साथ जो यात्रा की जो घटनाएं होती थी उससे पुनः उबरने के लिए। अब आता है
कुछ मैन पॉइंट जो है इस चैप्टर के वो आपको पहले बता दिए जाएंगे, जैसे कि ऐसे हम इसको समरी मान लेते हैं। ऑन विजिटिंग द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिस समय लेखक ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल का भ्रमण किया था या वो वहां घूमने गया था, चार्ली मीट्स हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली वहां अपने मनोचिकित्सक मित्र से मिलता है, हु टेल्स हिम दैट, जो उसे ये बताता है कि ही इज इन सर्च ऑफ सम पीस, कि वह उसे कुछ शांति की खोज में चले जाना चाहिए। ए विश ही इज मेकिंग अनकॉन्शियसली, क्योंकि एक ऐसी विश तुम बना रहे हो जैसे कि तुम अनकॉन्शियसली यानी बिना सोचे समझे या कारण, वैसे कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज अनहैप्पी, तो उसके डॉक्टर मित्र ने उसे कहा कि तुम दुखी हो, इसलिए इस तरह के स्वप्न जो है वो तुम्हारे दिमाग में या इस तरह की काल्पनिक बातें जो है वो तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन्स टू हिम दैट, उसका वो मनोचिकित्सक उससे ये स्पष्ट करता है, एंड हिज वाइफ लुइसा, और उसकी पत्नी लुइसा, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने ये चार्ली अपने फ्रेंड के पास लेके जाता है अपनी वाइफ को भी, क्योंकि वो चार्ली का फ्रेंड था और साइकियाट्रिस्ट था, लेकिन लुइसा चाहती है कि भाई किसी साइकियाट्रिस्ट जो होता है हम उसके साथ में कंसल्ट करते हैं। तो उसे वो डॉक्टर बताता है कि ही इज अनहैप्पी, कि वो दुखी है, उदास है, बिकॉज ऑफ द लाइफ, क्योंकि जीवन की वजह से, पीपल आर लिविंग इन टूडेज डे एंड एज, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो अभी के दिन और युग में जी रहे हैं, यानी कि दुनिया मॉडर्न युग में जीना चाहती है, कोई भी एंशिएंट एज में नहीं जीना चाहता है या ओल्ड एरा में नहीं जाना चाहता है। द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज, और इस तरीके से उनकी वार्तालाप निरंतर चलती रहती है। एंड ही रियलाइजेस दैट, और उसे ये एहसास हो जाता है कि ही इज लुकिंग फॉर सम एस्केप फ्रॉम द चाओटिक लाइफ, कि वह जीवन की इस भागम भाग या जीवन की इस अस्थिरता से या जीवन में जो उत्पन्न होने वाले या जो दुविधाएं हमारे सामने आती है, जीवन में कई तरह की दुविधाएं या बाधाएं आती है, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि भाई ही इज लुकिंग फॉर सम एस्केप फ्रॉम द चाउटिक लाइफ, कि वह जीवन की अव्यवस्थाओं से या उथल पुथल से या जीवन की परेशानियों से वो भागना चाहता है, बचना चाहता है। ही इज लिविंग, जिस जीवन में वो जी रहा है। हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज आल्सो टेम्परेरी, और जो टिकट संग्रहण का कार्य उसके द्वारा किया जाता था वह भी एक टेम्परेरी था, अस्थायी था। रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता में आश्रय लेना या शरण लेना, रिफ्यूज। द फोर्थ पॉइंट, द ऑथर देन सीज दैट, तब लेखक ये भी कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी कि उसके दादा के जमाने में, द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स यानी इन टिकटों का संग्रहण जो था, वाज ए हॉबी सिंस पीपल डिड नॉट नीड एनी टेम्परेरी रिफ्यूज, कि मेरे दादाजी की ये उस समय से हॉबी थी जिस समय किसी भी लोगों को जो है उस समय ये क्षणिक या अस्थायी शेल्टर जो है अपने जीवन की वास्तविकता से लेने का किसी को भी आवश्यकता नहीं थी। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर लेना, और शेल्टर मीन्स शरण, आश्रय। बैक देन बिकॉज ऑफ द पीसफुल लाइफ, क्योंकि उन लोगों का शांति प्रिय जीवन था, यानी कि किसी तरह की भागम भाग या घबराहट या व्यस्त जो शेड्यूल था वो कुछ भी नहीं था उस समय, प्राचीन समय में। वन डे व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट फ्रॉम वर्क, एक दिन क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में काम करते करते उसको सूर्यास्त हो गया था और काफी रात भी बीत गई थी और वो लेट हो गया था। तो जब वो वापस अपने कार्यालय से या ऑफिस से घर लौट रहा था, ही डिसाइडेड टू द सबवे, उसने सोचा कि उस रास्ते से जाऊंगा तो वो रास्ता लंबा पड़ेगा, इसलिए वो सबवे चूज करता है। अब सबवे होता क्या है, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, यानी भूमिगत जो रेलवे मार्ग था वह उस रास्ते को चुनता है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इंस्टेड ऑफ द बस में जाने के बजाय, सिंस इट वाज फास्टर, क्योंकि उसे पता था कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो बस से भी पहले पहुंचूंगा। एंड ही वाज रेस्टलेस,
और वो बेचैन भी हो रहा था अबाउट बीइंग एट होम, क्योंकि काफी लेट हो गई थी और उससे जल्दी से घर जाना था। वह उसे होमसिक हो गया था, वो घर की बहुत याद आने लग गई थी और इधर से लेट भी था, इसलिए जल्दी से जल्दी वो अपनी वाइफ लुइसा के पास में जाना चाहता था। इसलिए उसने बस लेने के बजाय वो सबवे जो था उसी रास्ते से वो आगे निकलता है। देन ही एक्सप्लेन्स व्हाट हैड हैपेंड टू हिम एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और तब वह स्पष्ट करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसके साथ में क्या हुआ था इसके बारे में। वो कहता है कि he passed a Asian man who looked just like him, कि जिस समय मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था तो मैं वहां से गुजरा था, बहुत सारे लोग जो मतलब लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग बिल्कुल उसी की तरह यानी कि मेरी तरह दिखते थे, मैं उनके पास से आगे गुजर गया। When he walked down another flight, वो कहता है कि जिस समय मैं दूसरी सीढ़ियों से आगे बढ़ा, फ्लाइट कहते हैं जिन्ना यानी स्टेयर केस, इसको जिन्ना कहते हैं। द सेकेंड लेवल यानी कि उन सीढ़ियों से होते हुए मैं उस रेलवे स्टेशन दूसरी तरफ पर गया, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से सबर्बन यानी उपनगरीय यानी नियर बाय आउटस्कर्ट्स यानी आसपास के जो बाह्य क्षेत्र थे वहां के लिए ट्रेनें छूटती थी। डग्ड, मैं झुकते हुए उस मार्ग के अंदर घुस गया, यानी कि वो रेलवे जो टनल बनी हुई थी, सबवे जो था, डग्ड का मतलब होता है मैं आगे बढ़ गया था झुकते हुए अपने आप को टकराने से बचाने के लिए, यानी कि माउंट विथ हेड डाउनवर्ड्स, मैंने अपना सिर आगे की ओर नीचे झुकाया। टू अवॉइड हिटिंग यानी कि उसके दरवाजे से टकराने की से बचने के लिए। इनटू द आर्च डोरवे, और एक धनुषाकार यानी एज ए आर्च, धनुष के आकार का जो दरवाजा बना हुआ था उस रास्ते से मैं अंदर घुस गया। हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि उस सबवे की ओर आगे बढ़ रहा था, भूमिगत रेलवे लाइन की ओर। द ट्रेन्स गॉट लॉस्ट, और वहां पर ऐसे लगता था कि वहां ट्रेनें जाकर के खो जाती थी। ही वॉज बम्पिंग, वह बम्पिंग हो रहा था यानी गेटिंग हिट बाय यानी टकरा रहा था। इनटू न्यू डोरवेज, नए नए जो दरवाजे रास्ते में आते थे उन दरवाजों से, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और गलियारे। वंस ही गॉट इनटू ए टनल, एक बार वह एक टनल में घुस गया था। अबाउट ए माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील तक चलता रहा। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और बाहर कहा निकला, रूजवेल्ट होटल जो थी उसकी लॉबी में जाते हुए। Another time he came up in an office building of 46th Street, एक बार फिर वह एक कार्यालय के भवन में आया 46 स्ट्रीट यानी 46वीं गली में, 3 blocks away, 3 भवन दूर। He saw the station was growing like a tree, उसने देखा कि ये रेलवे स्टेशन जो है वो पेड़ की भांति बढ़ रहा है। Pushing out न्यू कॉरिडोर्स, बाहर की ओर नए गलियारों को धक्का देते हुए या बनाते हुए। एंड स्टेयरकेस, और सीढ़ियां लाइक रूट्स, जिस तरीके से पेड़ अपने स्टेम और उसकी रूट्स जो होती है किस तरीके से बढ़ाता है और उसकी शाखाएं बढ़ा करके काफी पूर्ण आकार ले लेता है और पूरी जगह जो है वो काफी कवर करता है। ठीक इसी तरह ये स्टेशन बढ़ रहा था, जैसे कि वो पैरों की जो जड़ें होती हैं वो कैसे बढ़ती है, ठीक उसी तरह ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। द कॉरिडोर बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, अब ये गलियारे जो है एंगलिंग का मतलब होता है टर्निंग, यानी मुड़ जाते थे लेफ्ट बाई तरफ। एंड स्लैंटिंग का मतलब ढलान, जिसको कहते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ढलान होती थी। द टनल टर्नेड शार्प लेफ्ट, तभी उसने क्या देखा जिस समय वो टनल में घूम रहा था कि वो सुरंग जो है तेजी से बाईं तरफ मुड़ गई। ही वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, और वहां से वो एक छोटी सीढ़ी पर चढ़ा यानी सीढ़ी से नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो ही बाहर आया तो उसने सोचा कि अरे मैं तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर आ गया हूं, यानी कि वह फिर कल्पना के लोक में खो गया था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और जब वो 3rd स्टेशन पे आता है, हालांकि ये इसका काल्पनिक 3rd लेवल था, बट वो देखता है कि यहाँ पर
फीवर यानी न के बराबर नगण्य टिकट की खिड़कियां थी, एंड ट्रेन गेट्स और ट्रेन के दरवाजे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और वहां पर जो वो सोचता है कि ये सूचना बूथ जो बना हुआ था, सूचनाएं प्रदान करने वाला जो कक्ष बना हुआ था, इन द सेंटर की वो ग्रैंड सेंट्रल की स्टेशन के बीचों बीच में था, एंड वुड एंड ओल्ड जो कि लकड़ी का बना हुआ और पुराने प्रकार का था। पॉइंट नंबर 16 जो है, द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई सेड। अब उस इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर जो आदमी बैठा था उसने हरे रंग का धूप वाला चश्मा पहन रखा था, एंड ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और लंबी आस्तीन वाला काला प्रोटेक्टर पहन रखा था, यानी धूप से बचाव के लिए। द लाइट्स वर डिम, वहां पर स्टेशन की जो रोशनियां थी वो मंद थी, धीमी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से झिलमिलाती रही थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और वो केवल थे खुली लो वाले लैंप थे गैस के। ही वॉर ए डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहन रखा था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, एक 4 बटन वाला काला सूट जिसके ऊपर छोटे छोटे लेपल्स लगे हुए थे। अब ये लेपल्स क्या होता है? कोट के जो दोनों सिरे होते हैं, कॉलर के पास वाले दोनों सिरे जो होते हैं, जो सामने से जुड़े हुए होते हैं। एंड हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार, और उसने देखा कि लोगों की बड़ी बड़ी काली हैंडल बार मस्टेड, यानी कर्वेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, यानी कि नुकीली मूंछों वाले। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन फ्रॉम 80s, यानी कि यह जैसे कि वो 1880 के शताब्दी के लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि उस युग की याद दिला रहा था। He saw a boy holding a newspaper, तभी उसने क्या देखा कि एक बच्चा खड़ा है और समाचार पत्र लिए हुए खड़ा है। Called a world, अब वो न्यूज़पेपर जो बेच रहा था उस न्यूज़पेपर का नाम था दी वर्ल्ड, और दी वर्ल्ड तो कई वर्षों पहले बंद हो गया था, अभी तो प्रकाशित ही नहीं हो रहा था, लेकिन चार्ली ने उसको देखा। That had not been published for years, क्योंकि उसे पता था कि ये तो कई वर्षों से प्रकाशित ही नहीं हुआ था। Then he described what गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और फिर वह ये भी वर्णन करता है गैल्सबर्ग के बारे में जो कि जगह थी इलिनॉइस, looked like and how badly he wants to visit the place with his wife लुइसा, यानी कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस ये दो जो जगह थी उसके कंट्री के अंदर जहां पर वह और उसकी पत्नी दोनों जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। On giving the money while buying tickets to गैल्सबर्ग, जिस समय गैल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए जब वो पैसे दे रहा था टिकट कलेक्टर को, the man at the ticket booth told him that, तो उस टिकट की खिड़की पास टिकट देने वाला जो आदमी बैठा था उसने चार्ली को कहा कि दिस वाज नॉट द करेंसी, कि आपने जो ये करेंसी मुझे दी है प्रचलन वाली मुद्रा नहीं है। 21 The next day he took out $300 from his bank, अगले दिन उसने अपने बैंक से $300 निकाले, एंड कन्वर्टेड देम इनटू ओल्ड स्टाइल मनी, और इस नई मुद्रा को उसने पुरानी मुद्रा के रूप में बदल दिया। दैट फिल द मार्केट्स ऑफ 1894, क्योंकि इस प्रकार की पुरानी जो ओल्ड करेंसी थी वो 1894 में बाजार में खूब भरी रहती थी। बट ही कुड नॉट रीच द थर्ड लेवल दैट डे, लेकिन उस दिन वह उस तीसरे तल पर नहीं पहुंच पाया। ही नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हिज वाइफ, उसने ये पूरी घटना अपनी पत्नी को बताया, अपनी पत्नी को बताया जिसका नाम था लुइसा, एंड शी सजेस्टेड हिम टू स्टॉप लुकिंग फॉर इट, तो उसकी वाइफ ने उसको एडवाइस किया कि आप इस थर्ड लेवल की तलाश करना बंद कर दें, क्योंकि ये थर्ड लेवल जैसा कोई लेवल वहां ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है ही नहीं। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 24, ही शिफ्टेड हिज फोकस टू कलेक्टिंग स्टैम्प्स विद लुइसा, और उसने अपना पूरा ध्यान जो है अपनी पत्नी लुइसा के साथ में स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए लग गया। वो पूरा ध्यान जो है वो फोकस कर दिया, केंद्रित कर दिया कि मुझे ये तीसरा तल ढूंढने की बजाय अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। चार्ली हैड रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड सैम वाइनर हैड डिसअपीयर्ड, आखिर में चार्ली को ये एहसास हुआ कि उसका मित्र जो कि साइकेट्रिस्ट था सैम वाइनर जो गायब हो गया था। एंड ही हैड गॉन टू गैल्सबर्ग, और किसी ने कहा कि
अरे वो तो गैल्सबर्ग चला गया है, जहां जाने के लिए तुम कई वर्षों से उत्सुक हो। He figured this out because one day when he was going through his collection, क्योंकि उसे इस बात का आभास तब हुआ था जिस समय उसके द्वारा जो स्टैम्प्स कलेक्ट किए गए थे, जिस समय वो उन स्टैम्प्स को मतलब काउंटिंग कर रहा था या देख रहा था, he came across a letter he had never seen before। तभी क्या हुआ, उन स्टैम्प्स के अंदर उसके सामने एक ऐसा पत्र मिला, उस पत्र को उसने पहले कभी नहीं देखा था। But it was written way back in 1894 to his grandfather, क्योंकि वह पुराने समय में लिखा हुआ था, प्राचीन समय में, यानी 1894 में उसके दादाजी को किसी ने लिखा था। When he opened a letter and read it, जब उसने उस पत्र को खोला और पढ़ा, he realized it was written by his friend Shem। तब उसे एहसास हुआ कि अरे ये तो मेरे दादाजी के लिए नहीं था, बल्कि मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वाइनर जो है उसने मुझे लिखा था। एक बार फिर वो काल्पनिक लोक के अंदर चला गया था। Was a sign attached below which also belonged to Shem, और उस लेटर के नीचे जो साइन थे वो भी बिल्कुल सैम के साइन की तरह मिलते थे। द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर रिवीलिंग दैट सैम वाज हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि यह कहानी अंत में यह रहस्योद्घाटन करती है कि सैम और कोई नहीं बल्कि लेखक का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था।